नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर हमारे इस खास कार्यक्रम पॉडकास्ट में। मैं हूं मनोज वर्मा। 2024 का साल ऐतिहासिक घटनाओं और उपलब्धियों के लिहाज से भारत के लिए खासा महत्वपूर्ण रहा और 2025 का जो साल है वो भारत की संसदीय, संवैधानिक और लोकतांत्रिक यात्रा की दृष्टि से और मजबूत होगा। बात हम इस कार्यक्रम में राम, भारत और संविधान की करेंगे, उन मुद्दों की करेंगे जो देश से सरोकार रखते हैं। बात 22 जनवरी 2024 की यदि मैं करूं तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरे देश ने सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जश्न मनाया, उत्सव मनाया। 2024 के संसद के बजट सत्र में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई और नवंबर-दिसंबर 2024 में संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संसद के दोनों सदनों में ऐतिहासिक चर्चा हुई। भारत सरकार ने वर्ष भर चलने वाले हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान की घोषणा की। हमारे देश के संविधान में भगवान श्री राम, कृष्ण और बुद्ध के साथ महान पौराणिक पात्रों के चित्रों का स्थान दिया गया है, विशेष उल्लेख किया गया है। संविधान में दिए गए 22 चित्र भारत के गौरवशाली विरासत का संदेश देते हैं। राम, भारत और संविधान का जो संबंध है, जो संदेश है, इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है संसद टीवी पर सुधांशु जी। और शुरुआत मैं आपसे इसी मुद्दे पर करूँगा क्योंकि संविधान को अपनाने की जो 75वीं वर्षगांठ हुई उसके उपलक्ष्य में संसद में लंबी चर्चा देखने को मिली, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं जो भारत की संवैधानिक संसदीय यात्रा है? देखिए, इस वर्ष भारत ने अपने संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण किए। इसके साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि आज लोकतंत्र और भारत का संबंध क्या है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप दुनिया के पूर्वी हिस्से को देखिए, पूर्वी गोलार्ध को, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कितने देश ऐसे हैं जो विशुद्ध लोकतंत्र हैं, प्योर डेमोक्रेसी हैं, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी हैं, यानी सतत लोकतंत्र हैं, और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, जीवंत लोकतंत्र हैं। सिर्फ आपको बड़े देशों में 3 ही दिखेंगे, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जी। और जापान और ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं। तो सिर्फ और सिर्फ भारत एक ऐसा देश है, बाकी जितने भी देश हैं तो अनस्टेबल डेमोक्रेसी है, लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, या डिक्टेटर रिजीम है, या मिडिल ईस्ट की तरह राजशाही है। आप ईस्टर्न यूरोप से लेकर जापान तक चले जाइए तो प्योर, कंसिस्टेंट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी केवल और केवल भारत है जी। और उसने 75 वर्ष पूर्ण किए हैं। तो हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए कि विश्व में लोकतंत्र के पूर्वी गोलार्ध में इकलौते हम प्रतिनिधि हैं। और शायद लोगों को ना पता हो कि प्योर, वाइब्रेंट एंड एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी में केवल दुनिया की 34% आबादी है, उसमें 17% अकेले हम हैं जी। यानी हम डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। ये एक उत्सव मनाने का वर्ष है। परंतु यहाँ मैं एक और बात कहूँगा, यह भी एक बड़े सुखद संयोग की बात थी कि जो 75वां वर्ष था जी, उसी में अयोध्या में श्री रामलला विराजमान पूर्ण वैभव के साथ प्रतिष्ठित हुए जी। अब आप कहेंगे इसका संविधान से क्या महत्व है जी। मैं बताना चाहता हूँ, संविधान से ये संबंध है, हमें स्वराज तो मिला था सन 47 में, स्वतंत्र नहीं मिल पाया था। वो तंत्र पर जो विदेशी छाप थी वो निरंतर चलती रही। और आज भी मैं कहना चाहूंगा 75 वर्ष के बाद भी यदि समृद्ध काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है जो पंचप्रण 2022 15 अगस्त को लिए, उसमें एक प्रण यह भी है कि गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है, दूसरा प्रण था। तो आप ये समझिए वो प्रभाव अभी तक था। तो राम मंदिर का निर्माण जी एक युगांतर था कि गुलामी की मानसिकता से निकलकर और स्वाभिमान की मानसिकता, सांस्कृतिक गौरव की मानसिकता में जाना, यानी स्वराज्य से स्वतंत्र की तरफ आने में यह मील का पत्थर था जी। तो मैं कह सकता हूं 2024 का वर्ष संवैधानिक दृष्टि से न सिर्फ वर्ष की दृष्टि से मील का पत्थर है जी, बल्कि गौरव की अनुभूति की दृष्टि से भी मील का पत्थर। सुधांशु जी, आपने राम और संविधान की बात की। अगर राम की हम बात करते हैं, जो भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण का जो चित्र, स्केच जो संविधान में देखने को मिलता है, वो अधिकार और कर्तव्यों के साथ देखने को मिलता है। और जब राम, संविधान, अधिकार और कर्तव्य की बात हम करते हैं तो इससे क्या संदेश है, क्या तात्पर्य है?
इस पे मैं आपको जी। एक प्रसंग बताना चाहूंगा कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उस समय यहूदियों का नरसंहार हुआ था। पूरी दुनिया में मानवाधिकार का विषय बहुत प्रबल बन के उभरा था जी। क्योंकि हिटलर के समय मानवाधिकारों का बहुत हनन हुआ था। तो दुनिया के जितने भी बड़े प्रतिष्ठित महापुरुष थे, सबको पत्र लिखा गया कि आपकी दृष्टि में 2, 3, 4, 5 कौन से मूलभूत मानवाधिकार हैं, वो हमें सजेस्ट करिए। जी। उसमें शर्त यह थी कि मानवाधिकार वो होने चाहिए जिनसे सबके मानवाधिकार सुरक्षित रह सकें। यह नहीं हो सकता कि मेरा जीने का अधिकार दूसरे के जिंदगी की कीमत या दूसरे के कष्ट की कीमत पे है। मेरा मकान बनना चाहिए तो दूसरे का मकान ढहा देना चाहिए। तो ऐसा ही एक पत्र महात्मा गांधी के पास भी आया। महात्मा गांधी का उत्तर पूरी दुनिया में सबसे अलग था। उनका उत्तर यह था कि इफ यू वांट टू एंश्योर एवरीबडीज फंडामेंटल राइट, तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी। जी। अब ध्यान देने की बात है, मेरी अशिक्षित परंतु विवेकशील मां ने मुझे बताया है कि यदि आप सभी के मानवाधिकार सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि में कोई भी मूलभूत मानवाधिकार नहीं है, सिर्फ मूलभूत कर्तव्य है। अब आप सोचिए कि गांधी जी की माता जी यदि शिक्षा प्राप्त नहीं थी, फिर भी उनको इतना विवेक कहां से प्राप्त हुआ? वो प्राप्त होता है यदि आप रामायण की कथा देखें जी। तो रामायण की कथा में हर पात्र सिर्फ कर्तव्य पर ही परायण दिखाई पड़ रहा है कि पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, माँ बेटे का माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रजा का राजा के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति क्या कर्तव्य है, यहाँ तक कि जिनको बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले वनवासी गिरवासी कहा जाता, उनके प्रति क्या कर्तव्य है, भक्त का भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, भगवान का भक्त के प्रति क्या कर्तव्य है, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य है। तो वो प्रेरणा वहां से मिलती है। और मैं कहना चाहूंगा एक ही जगह अधिकार की बात आई है, जब कैकेयी ने कहा था कि मुझे वो 3 वरदान जो आपने दिए थे राजा दशरथ से, उन्हें प्रयोग करने का अधिकार चाहिए, और वहीं से सारी समस्याओं की जड़ शुरू हुई। तो जो मैं कह सकता हूं महात्मा गांधी ने जो पत्र लिखा, यह भारत की उस महान परंपरा का प्रतीक था। और संविधान में यदि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के ऊपर संयोग से ही सही, यदि भगवान राम, माता सीता और वीरवर लक्ष्मण का चित्र है, तो यह दर्शाता है कि अधिकार मर्यादा के द्वारा ही सुनिश्चित हो सकते हैं। अधिकार आपकी स्वतंत्रता के प्रतीक हो सकते हैं, स्वच्छंदता के प्रतीक नहीं हो सकते। जी। तो दोनों में अंतर समझना चाहिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में। जी। तो मर्यादा में रहेंगे तो अधिकार स्वतंत्रता होती है, और जब आप मर्यादा का अतिक्रमण कर देते हैं तो स्वच्छंदता हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि राम का जो चरित्र है वो भारत के उस समय के जितने महापुरुष थे, जैसे मैंने महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया, वो समझते थे, और वो आज भी जन जन में व्याप्त है। जिसे हम लोग कहते थे कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। जी। ये बात सही है कि राम हमें प्रेरणा देते हैं, लेकिन अगर हम संविधान की बात करते हैं और अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं सुधांशु जी, तो आज के संदर्भ में जब हम अपनी लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में जी रहे हैं, एक यात्रा 75 वर्ष की संविधान ने पूरी की है, आप लोगों की दृष्टि से इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आज अधिकार और कर्तव्यों की बात, अधिकार की ज़्यादा होती है, कर्तव्यों की कम होती है। देखिए, यहीं पर मैं जी यह कहना चाहूँगा कि आप बड़े गौर से देखिए, हमारे यहाँ समाज की प्राथमिक इकाई व्यक्ति नहीं था, परिवार था। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं होता था, और अब ये परंपरा यद्यपि लुप्त हो रही है, मगर अभी भी लोग उसे देख रहे हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, वो अपने परिवार के लिए जीता था। जी। माँ बाप बच्चों के लिए जीते थे, भाई बहन एक दूसरे के लिए जीते थे, फिर बड़े होने के बाद बच्चे माँ बाप के लिए जीते थे। एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं कि बड़े भाई या बड़ी बहनों ने जिंदगी भर शादी नहीं की, यदि कम उम्र में माँ बाप का देहांत हो गया कि छोटे भाई बहनों का ध्यान कौन रखेगा। लता मंगेशकर उसका उदाहरण है कि पिताजी की डेथ हो गई थी, तो और ऐसी उस पीढ़ी में बहुत से उदाहरण हैं। तो आप सोचिए, ये जो इंटैक्ट होने का उदाहरण है, ये व्यवहारिक है, यह सैद्धांतिक नहीं है। अब आप बताइए, कोई ये कहेगा कि बच्चा ये कहे माँ बाप से कि मुझे तो अधिकार है कि आप मेरा ध्यान रखें, तो ये कहने से उसे मिलेगा? या माँ बाप कहें कि मेरा ये अधिकार है कि तुम बाद में मेरा वृद्धावस्था में ध्यान रखोगे? ये अधिकार की समस्या ने उत्पन्न किया, और हमने नेशनलाइजेशन करने का जो प्रयास किया है फैमिलीज को,
कि सब कुछ सरकार सॉल्व करेगी, सब कुछ कोर्ट सॉल्व करेगा। ये पूरे समाज के लिए विचार करने का विषय है कि बाप बेटी का झगड़ा, माँ बेटी का झगड़ा संविधान सॉल्व करे, वो कोर्ट सॉल्व करेगा। भाई भाई का झगड़ा कोर्ट सॉल्व करेगा। नहीं साहब, सब एक दूसरे के प्रति जब कर्तव्य का पालन करते हैं जी, जब कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है कि माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं माँ बाप के लिए क्या करूं। ये जी के दिखाया गया है। पति पत्नी में यदि अधिकार की बात आती है, लड़ाई हो जाती है। यदि वो कर्तव्य का भाव रखते हैं तो दोनों में प्रेम बढ़ता है। भाई बहन में भी यही होता था। भाई 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 बहन जो आपस में होते थे, सब एक दूसरे का ध्यान रखते थे। ज्यों ज्यों यह भाव, जो गांधी जी ने कहा था कर्तव्य का भाव का ह्रास हो रहा है, जो रामायण से प्रेरणा देता था, त्यों त्यों आप देख रहे हैं समाज में भी किस प्रकार की विकृतियां आती चली जा रही हैं। और यहाँ मैं एक और बात कहूँगा, अब तो और बड़े लेवल पे समाज में भी आपस में एक दूसरे से खूब लड़ाने का प्रयास हो रहा है। तो रामायण की कथा ये भी बताती है, यदि मंथरा रामायण में थी जिसने भाइयों को लड़ाने का प्रयास किया, यदि शकुनी महाभारत में था जिसने भाइयों को लड़ाने का प्रयास किया, तो आज भी समाज में बहुत से शकुनी और मंथराएं घूम रही हैं जी, जो समाज के अंदर भी भिन्न भिन्न वर्गों को लड़ाकर अपनी सत्ता प्राप्ति का मार्ग तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, जो संविधान की यात्रा है और राम और संविधान का जो कनेक्शन है, उस यात्रा के बीच में हमने कई बार ऐसे पड़ाव देखे जब राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया गया। कई बार सेकुलरिज्म शब्द के नाम पर, जिसको लेकर खासा विवाद भी रहा है, अगर मैं सेकुलर शब्द की बात करूं तो इसको एक विवाद भी देखने को मिलता है, समय समय पर ये देखने को मिला है। आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा, इसी बीच ही उठा है, इसी कालखंड में उठा है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दों को? 2024 में हम दो बड़ी घटनाएं मानते हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर बनना भारत की दृष्टि से नहीं, दुनिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है। क्यों? भगवान राम दुनिया के इकलौते भगवान हैं। जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं, किसी धर्म के भगवान या ईश्वर के प्रतिनिधि के बारे में यह सवाल नहीं उठाया गया कि तुम साबित करो कि ये हुए थे कि नहीं। भगवान राम के बारे में कहा गया। अब ये हिंदू समाज की सहिष्णुता ऑब्लिग कुछ हद तक वह सहिष्णुता जो कुछ हद तक एक समय में कायरता की सीमा तक जाती थी जी, उसका भी प्रमाण था कि लोग बड़े आराम से सहन कर लेते थे इस बात को। और लोगों को नहीं पता होगा कि राम मंदिर का जो मुकदमा है उसमें एक रिस्पोंडेंट श्री राम लला विराजमान स्वयं थे जी। तो दुनिया में एक लौता उदाहरण है जब भगवान अपना मुकदमा खुद लड़े हैं और समस्त मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए सारे सबूतों के साथ जाकर वो स्थापित हुए हैं। उसी के साथ एक और भी घटना हुई है। दिसंबर 2024 में गूगल ने अपनी नई क्वांटम चिप आने का एक्सपोजर किया है, मतलब दावा किया है, विलो, जिसकी पावर कितनी बताई गई है, जो क्लेम किया है कि 10⁻24 ईयर्स लगेंगे यदि किसी नॉर्मल कंप्यूटर को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यानी ब्रह्मांड की आयु से अधिक, वो 5 मिनट में क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व कर देगा। आप कहेंगे दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? वैसे संयोग से इस समय गूगल का चीफ सुंदर पिचाई भी भारतीय है। कनेक्शन ये है कि दुनिया एक नए युग की तरफ आगे बढ़ रही है। ये क्वांटम कंप्यूटर की चिप बता रही है, उस युग में अपार संभावनाएं हैं और अपार आशंकाएं भी हैं जी। तो यदि आप मर्यादित होकर उस युग में आगे नहीं बढ़े तो वो विध्वंस के मार्ग भी प्रशस्त हो सकते हैं। तो उससे पहले भगवान ने भगवान राम का मंदिर बना के दिखाया है कि कितनी भी शक्ति हो, अपरिमित शक्ति होगी, परंतु वह मर्यादा की परिधि में रहेगी तो विश्व के लिए कल्याणकारी होगी। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। जैसे आपने कहा संविधान की यात्रा जी। अब इसको कोई व्यक्ति कह सकता है कि आप केवल कोरिलेशन ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 जी, और 22-23 दिसंबर 1949 को श्री रामलला प्रकट हुए अयोध्या में। अब आप कहेंगे सिर्फ संयोग है। 25 वर्ष पूरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 1975 के आसपास आके जी, और 1976 का वो वर्ष है जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रूटीन खुदाई में अयोध्या में 8 खंबे निकल आते हैं। यानी पहला सबूत मिलने लगता है कि भाई यहां पर कुछ था, जिसका उल्लेख उस समय
इस एक्सकेवेशन, इस खुदाई का नेतृत्व कर रहे उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में इंदिरा जी की सरकार ने उसको रोक दिया कि सबूत नहीं निकलने चाहिए। तो पहले 25 वर्ष में यात्रा कहां से हुई? रामलला के प्रकट होने से लेके स्थापित होने तक। अब एक और बात समझिए, हमारी दुनिया में कोई हैसियत नहीं थी पहले 25 वर्ष में। हमारे बारे में क्या कहा जाता था? ये तुम्हारा देश, फिल्म का डायलॉग था ना, 2 रोटी खाता है तो 1 रोटी उधार की खाता है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज 0-0 वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें कही जाती थी। 1970 का दशक, भारत की ग्रोथ रेट क्या कही जाती थी? ये कहा जाता था 1.8%, 2%। शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, 1974 में एक दौर ऐसा आया जब भारत की ग्रोथ रेट 1% और महंगाई की दर 26%, 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रेट 1%। अब दूसरा दौर आता है अगले 25 वर्ष संविधान के, 75 से लेकर 2000, एक बड़ा परिवर्तन आता है। वो क्या परिवर्तन आता है? देश के अंदर एक नई जागृति आती है। पहले 25 वर्ष में चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी, तो लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप नहीं था जी। दूसरे में लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप उभर के सामने आया। 77 में पहली बार केंद्र में सरकार बदली और 70 और 80 के दशक में अनेक राज्यों में फिर सरकारें बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरे 25 वर्ष है, सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसने लोकतंत्र को और परिपक्व किया। और जब एंड हुआ वो, यानी सन 2000 के आसपास देखें तो पहली बार केंद्र में विशुद्ध गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित हुई अटल जी के नेतृत्व में। और वो किस प्रकार से दूसरों से अलग थी, जो गुलामी की मानसिकता की हम बात करें, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। 1998 तक भारत का बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत होता था। क्यों? ये ब्रिटिश काल से परंपरा चली आ रही थी, और वो परंपरा इसलिए थी कि उस समय इंग्लैंड में सुबह के 11 बज रहे होते थे, तो हमारा बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत होता था। 50 साल तक हम उस परंपरा का पालन करते रहे। क्यों? अटल जी के समय में वो चेंज हुआ जी। और देखिए इसी समय राम मंदिर का क्या रहा। राम मंदिर 1990-92 में उठा, अर्थव्यवस्था का ढांचा भी टूटा, विवादित ढांचा भी टूटा, राम मंदिर का नया स्वरूप आया, अर्थव्यवस्था का नया स्वरूप आया। और 2000 आते आते जो लोग राम मंदिर के पक्ष में खड़े थे, उनके हाथ में सत्ता ही इंपॉर्टेंट नहीं था। भारत की रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ इन्फ्लेशन का स्वरूप बदल गया इन 25 वर्ष। जब 1997-98 में अटल जी की सरकार आई तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर 13% से अधिक थी और विकास दर 3.8 और 4% थी जी। अब इस दौर में आती है, विकास की दर बदलती है, और एक महत्वपूर्ण बात हुआ दूसरे दौर में आके, खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि अब राम मंदिर में कुछ हो नहीं सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला दिया गया था, वो तो अलग है कि साहब अब चूंकि 76 में खुदाई में कुछ निकल आया था तो खुदाई होनी नहीं, कोर्ट से स्टे था। फिर देखिए टेक्नोलॉजी ने एक नया मार्ग प्रशस्त किया, ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार की टेक्नोलॉजी आ गई। रडार मैपिंग से बगैर खुदाई किए देखा जा सकता है कि ज़मीन के नीचे क्या है। सरकार ने वो रडार मैपिंग कराई, क्योंकि रडार मैपिंग पे कोई प्रतिबंध नहीं था, कोर्ट में प्रस्तुत किया और कोर्ट ने परमिशन दे दी। 2002 में 2003 में खुदाई हो गई और अब दर्जनों खंभे निकल आए, सबूत स्थापित हो गए। और इसी बीच में भारत की ग्रोथ रेट भी देखिए बढ़ी, और वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 1991 में 1 बिलियन पे रह गया था, वो 100 बिलियन पहुंचा 2004 में जी। अब आइए हम तीसरे क्वार्टर में आते हैं, 2000 से लेके आज का क्वार्टर। अब लोकतंत्र और परिपक्व हुआ, सरकारें ही बदलनी नहीं शुरू हुई। अनेक राज्य ऐसे रहे जहां पर कि फिर कांग्रेस दोबारा लौट कर ही नहीं आई। समाज के भिन्न भिन्न वर्ग उभर कर सबको समाज में स्थान मिलना शुरू हुआ। और जो 2014 में हुआ, 16 मई 2014 को जब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, तो लंदन के संडे गार्डियन ने 18 मई 2014 को अपने एडिटोरियल में लिखा कि 16th उसका शीर्षक क्या था, इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये भारत का नियति के साथ दूसरा मिलन है, नेहरू जी की उसी स्पीच से कनेक्टेड। तो उन्होंने कहा कि 16th May 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। तो आप सोचिए, इसलिए अब मैं कह रहा हूं, अब ये 75वें वर्ष में ही राम मंदिर बनकर खड़ा होना, यह दर्शा रहा है कि स्वराज्य से स्वतंत्र की यात्रा की जो परिणति है वो 75वें वर्ष में जाके हो रही है। और आर्थिक विकास का, अब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है,
चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में दुनिया के नंबर 1 के देश हैं, चांद के अछूते कोने को छूने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश हैं, और वो देश जिसके लिए 50 साल पहले ये कहा जाता था कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। पूरा पश्चिम फिल्म का डायलॉग याद करिए मनोज कुमार की, जिसके बाद ये गाना शुरू होता जब 0 दिया मेरे भारत ने। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा कहती है कि नेक्स्ट ईयर में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, इट इज गोइंग टू बी 15% एंड इंडिया इज गोइंग टू इमर्ज एज द इंजन फॉर ग्लोबल ग्रोथ। तो आप देखिए संविधान की यात्रा के साथ विकास की यात्रा और राम मंदिर की यात्रा किस रूप में उभर कर सामने आई। जाहिर सी बात है, संविधान के साथ भारत की यात्रा विकास की जो रही है, राम मंदिर की जो यात्रा रही है, वो महत्वपूर्ण रही है। लेकिन एक शब्द जिस पर मैं जानना चाहता हूं आपसे, सेक्युलर शब्द, क्योंकि इसको लेकर हमें विवाद भी देखने को मिला, क्योंकि जो संविधान की मूल चर्चा में हम देखते हैं तो शायद इस शब्द का स्थान देखने को नहीं मिलता है उसमें, लेकिन इसको लेकर भी विवाद उभरा। और मैं इसलिए इस शब्द पर आपका जानना चाहता हूं, आपके विचार, क्योंकि जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसमें केवल भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध, तमाम ऐसे हमें पौराणिक पात्रों का उल्लेख मिलता है, स्केच देखने को मिलता है, जो हमारी एक गौरवशाली विरासत है, विविधता में एकता का जो संदेश देती है, उसके दर्शन होते हैं भारतीय संविधान से। लेकिन ये सेकुलरिज्म शब्द, देखिए सेकुलर शब्द में सबसे पहले मैं लोगों से कहूँगा कि थोड़ा सा गहराई में अध्ययन करें। जो सेकुलर शब्द की वास्तविक परिभाषा जानते हैं क्या थी क्लासिकल इंग्लिश में? जी, थोड़ा सा जाके देखेंगे। सेकुलर का पंथ निरपेक्षता से मतलब ही नहीं था, क्योंकि वेस्ट में तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सेकुलर शब्द का अर्थ था पर्टेनिंग टू मंडेन एक्टिविटी इन कंट्रास्ट टू स्पिरिचुअलिज्म, यानी हिंदी में कहें तो सांसारिक संदर्भ में भौतिकवादी, आध्यात्म विरोधी, ये मूल जो ओरिजिन है सेकुलर वर्ल्ड का वो है। अब ये सेकुलर स्टेट की धारणा कैसे आती है? जी, ये 1539 में जब इंग्लैंड में चर्च को में बहुत ज़्यादा आपस में मतभेद हो जाता है, तो क्वीन एलिजाबेथ एक 39 आर्टिकल्स का ऑर्डर प्रोमलगेट करती हैं, जिसको कहते थे एलिजाबेथन चर्च सेटलमेंट। और उसमें वो ये कहती हैं कि अब चर्चों की प्रमुख कौन होगा? अब राज सत्ता चर्चों से नहीं चलेगी, अब चर्च का प्रमुख स्वयं एलिजाबेथ होंगी। जी, यानी धर्म सत्ता के ऊपर राज सत्ता हो गई। तो अब वो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट वहां से आया कि साहब सेकुलर स्टेट यानी हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भारत में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट था। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, 15 नवंबर 1948 को संविधान सभा में सेकुलर विषय पर बहस हुई और श्री केटी शाह ने इस विषय को प्रस्तुत किया। इसके ऊपर लोकनाथ मिश्रा, एच.एन. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू सब ने पार्टिसिपेट किया। और एक वो बिहार के रिप्रेजेंटेटिव थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो मुस्लिम थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा सेकुलर शब्द इसलिए नहीं होना चाहिए कि माइनॉरिटी है तो सेकुलर नहीं हो सकता, जी, सेकुलर है तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि माइनॉरिटी सिर्फ थियोक्रेटिक स्टेट में होती है। जहां आप कहें कि इस स्टेट का मजहब यह है तो फिर धार्मिक अल्पसंख्यक होगा। सेकुलर स्टेट में कोई धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होता, क्योंकि आप तो धर्म से निरपेक्ष हैं, पंथ से निरपेक्ष हैं। और अंत में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बाकायदा बयान है कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट मूव्ड बाय श्री केटी शाह, और यह रिजेक्ट हुआ क्योंकि बहुत साफ कहा गया कि माइनॉरिटी और सेकुलर एक साथ नहीं हो सकता। चूंकि पंडित नेहरू का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी जरूर रहना चाहिए, तो फिर सेकुलर वर्ल्ड को छोड़ दिया गया। जी, और दुर्भाग्य की बात है कि 1976 में लोकतंत्र को दमन करके, जब लोकतंत्र की हत्या करके, सारे विपक्ष को जेल में डाल के, सभी भारतीय नागरिकों के मानवाधिकारों को समाप्त करके, लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय में संविधान की उद्देशिका या प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, उस आत्मा को बदल दिया गया। और उसके बाद इतना दुर्भाग्य इस देश के साथ आया, इतना उसका दुरुपयोग हुआ इस देश के साथ कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी, और उसके बाद ये विषय, अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये जो सेकुलर वर्ल्ड का हमने वेस्टर्न ओरिजिन तो आपको बता दिया, जी, अब हमारे यहां का ओरिजिन समझ लीजिए। और मैं एक और बात बताऊं, देखिए जो लोग कहते हैं कि ये वेस्ट ने थॉट दिया है, ये बहुत ही आपत्तिजनक, हास्यास्पद और शायद जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है।
अब मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, भाई क्रिश्चियनिटी में हेड पोप है, धर्मगुरु हैं, धर्म के प्रमुख पोप हैं, और पोप हेड ऑफ द स्टेट है। वेटिकन इज स्टेट। इस्लाम में खलीफा हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और खलीफा ही हेड ऑफ द रिलीजन होते हैं जी। तो भाई दोनों जगह तो स्टेट और रिलीजन एक है भाई। सिर्फ हमारे यहां सेपरेशन होता था, ऋषि और सम्राट अलग अलग होते थे जी। परंपरा से। अब आपको बताता हूं हमारे यहां क्या था। देखिए, भारतीय परंपरा में किसी भी पंथ को माने, किसी भी संप्रदाय को माने, कोई मतभेद नहीं था। आप शंकर जी के मंदिर में जाएं या देवी जी के मंदिर में जाएं, आप भगवान राम या कृष्ण के मंदिर में जाएं या गणपति के मंदिर में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बौद्ध मठ में चले जाएं या जैन मंदिर में चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुरुद्वारे में चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो भारतीय मूल के जितने भी मत, पंथ या संप्रदाय हैं, जो हिंदू फैमिली के हिस्से हैं, जिसमें हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध हैं, आप देखिए इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई ये विचार ही नहीं है कि यहां जाना है वहां नहीं जाना है जी। ये थॉट सीमैटिक है कि अमुक जगह जाना, अमुक जगह। इसीलिए देखिए, हिंदू चर्च पे चला जाता है तो भी उसका धर्म नहीं खत्म हो जाता, वो मजार पे जाता है तब भी धर्म नहीं खत्म होता। बट जब सीमैटिक थॉट आया, वो कहता है कि अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो आप चर्च में नहीं जा सकते जी। अगर आप चर्च में जाते हैं तो आप मस्जिद में नहीं जा सकते। यह सीमैटिक थॉट है। और जब आप उस नजरिए से जबरदस्ती इस देश को देखने का प्रयास करते हैं तो वह गलत है। इसलिए भारतीय समाज मूल रूप में सेकुलर था जी। कि आप कहीं भी जाएं, और वेदों में कहा गया आ नो भद्र कृतवो अंत विश्वता, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल द साइड। इसीलिए अब आप ये बताइए, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला होता है जो अभी हो रहा है जी। ठीक, किसी के आने पर रिस्ट्रिक्शन है? कोई भी आ सकता है। हजारों विदेशी आते हैं, नॉन हिंदू भी आते हैं। और खासकर जो लोग जात पात की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या जात के नाम पे घाट बटे रहते हैं? जात पूछ के डुबकी लगाई जाती है? संप्रदाय, हाँ, दूसरी जगहों पे होता है। ये फलां सेक्ट की मस्जिद है और ये फलां सेक्ट का चर्च है, ये फलां सेक्ट का कब्रिस्तान है, वो फलां सेक्ट का कब्रिस्तान है, मगर वहां कहा जाता वहां भेद नहीं है। यहां पे आप देखिए करोड़ों करोड़ लोग आएंगे, एक साथ आके चले जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, महाकुंभ का एक ही संदेश, एक रहेगा भारत देश, या गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। तो अब आप ये देखिए, ये हमारा मूल स्वभाव था। और सेकुलरिज्म की पराकाष्ठा इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि जिनको हमने बुरा माना, जिनको हमने शैतान माना, उनमें भी अगर कोई अच्छाई थी तो हमने उसको स्वीकार किया। रावण शैतान है का प्रतीक है, राम भगवान का प्रतीक है, ठीक। उसके बावजूद रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र शिव की स्तुतियों में एक श्रेष्ठ स्तुति मानी जाती है। अच्छी चीज है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, लेकिन यहां पर मैं एक बात, दुनिया में कहीं आप ऐसा उदाहरण दिखा ही नहीं सकते जी कि जो उनके धर्म का अपोनेंट रहा हो उसको भी स्थान दिया गया। ये बात मैंने पार्लियामेंट में बोली थी, मैं रिपीट कर दे रहा हूं जी। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि वेद ब्रह्म वाक्य है। संस्कृत में कहावत है, वेद वाक्य जनार्दनम, जो वेद का वाक्य ब्रह्म वाक्य। उसी संस्कृति में एक सेक्ट ऐसा भी रहा है, चरवाक दर्शन, जिसने कहा त्रयः वेदस्य कर्तारा धूर्तो भांड निशाचरा। वेद के पढ़ने वाले तीन, धूर्त, भांड और निशाचर। उसके उपरांत वह संस्कृति में उसको भी स्थान है। आज भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि चरवाक ने क्या कहा। इसलिए दुनिया में कोई आप एग्जाम्पल नहीं कर सकते जिसको वो अपनी रिलीजियस और पायस बुक मानते हो, उसके बारे में इस ढंग के अपशब्द कहने के बाद भी वह समुदाय उस दर्शन का हिस्सा, वह दर्शन उस धर्म का हिस्सा बना रहे। तो सेकुलर मूलतः भारतीय है, सेकुलर मूलतः हिंदू है। इसलिए लास्ट में एक और बात भी कह दूं, दुनिया में एक देश बताइए जहां इस धरती पर पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो? सिर्फ भारत है। एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो? वो सिर्फ भारत है। एक देश जहां यहूदियों पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, वो सिर्फ भारत है। एक देश जहां से पारसी अपने जमीन से खत्म हो गए और फल फूल रहे हैं, वो सिर्फ भारत है। और वो इसलिए है कि यह मूल रूप से हिंदू संस्कृति का देश है, जो मूल रूप से सेकुलर है। जी, मैं आपकी बात ये मानता हूं, लेकिन कई सवाल ऐसे उठते हैं। जैसे बात अगर मैं वक्फ कानून की करूं, वक्फ कानून की बात की जाए तो उसको लेकर अब सवाल उठते हैं, तमाम तरह के विवाद उभर के सामने आ रहे हैं। अगर बात एक महिला को न्याय देने की बात मैं करूं, जिसको लेकर अगर ट्रिपल तलाक से मैं उस बात को जोड़ूं, तो क्या सेकुलरिज्म के चलते
इस तरह के मुद्दे भी खड़े हुए जो आज हमें विवाद का कारण भी बनते नजर आते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा ऐसे कई कानून बने। सेकुलर वर्ल्ड का जितना दुरुपयोग हुआ उतना भारत के इतिहास में किसी का दुरुपयोग नहीं हुआ। अब आप ये बताइए, सेकुलरिज्म के नाम पर शाबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा महिला को, वो भी उस समय 70 वर्ष के आसपास थी, जहां से मुझे याद है शायद 100 रुपए या 80 रुपए कुछ ऐसे मुआवजा देना तय किया था। वो नहीं देना चाहिए, इसके लिए देश की संसद ने, उस समय भारत के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी मेजॉरिटी राजीव गांधी जी के पास थी, कांग्रेस की सरकार थी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया। तभी मैंने बात कही थी कि साहब, आप ये मनुस्मृति की बात करते हैं, आपने शरिया स्क्रिप्ट बना दिया इस देश को, आपने सेकुलरिज्म की आड़ में। अब मैं यह बात संसद में भी कह चुका हूं, विनम्रता से परंतु दृढ़ता से और चुनौती के साथ पूछता हूं कि मैं 1 दर्जन ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जो शरिया के भारत के संविधान में संरक्षण प्राप्त है। ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, 4 पत्नी, बच्ची से शादी करना, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड। मुझे बता दें किस सेकुलर देश में होता है। ऑल आर द शरिया कंप्लाइंट प्रोविजंस जी, और वो आपने शामिल कर दिया। और वक्फ बोर्ड तो और भी अजीब है। देखिए साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 47 इज दी कट ऑफ डेट। वक्फ बोर्ड कहता है देयर इज नो कट ऑफ डेट। सूरत नगर निगम की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा इस आधार पे है कि मुगलों के काल में वहां एक सराय थी जो उस समय के किसी मुगल बादशाह ने वक्फ को दे दी थी। जो तिरुचेंदरी मंदिर है तमिलनाडु का, 1500 साल पुराना है, जब इस्लाम तामील भी नहीं हुआ था उस जमाने का है। उस पे वक्फ बोर्ड का दावा इस आधार पे 1560 या 1570 या कुछ 80 के आसपास अरकाट के नवाब ने वो पूरा गांव वक्फ को दे दिया था। तो आप ये सोचिए, यहां तो 15 अगस्त 47 की कट ऑफ नहीं है। आप पीछे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। और यह बात मैं पुनः कहना चाहता हूं, किन सरकारों के फरमान को मान रहे हैं जी। वो सरकारें जो उस सिद्धांत को कहती थी कि वी आर द इस्लामिक स्टेट, वी आर रन बाई शरिया। मुगल और बादशाहों की हुकूमत शरिया से चलती थी और वो कहते थे कि नॉन मुस्लिम्स आर जिम्मी, तो उनकी जमीन पे हक नहीं है, जमीन पे हक हमारा है। तो जो जजिया लगाते थे, जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखते थे, जो 100% शरिया कॉम्प्लेंट गवर्नमेंट थी, उनके आदेशों को वक्फ बोर्ड स्वतंत्र भारत के संविधान में मान्यता दे रहा है। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा हृदय विदारक और इससे ज्यादा निकृष्ट स्तर का उदाहरण क्या सेकुलर वर्ल्ड के दुरुपयोग का हो सकता है? जी। लेकिन अगर बात संविधान की हम कर रहे हैं तो बात में आता हूं 370 पे, अनुच्छेद 370 का हटना 2019। यहां मैं एक बात और भी थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। इस सेकुलर वर्ल्ड ने मुस्लिम समाज का भी बहुत नुकसान किया। कैसे? बता रहा हूं। 1976 से पहले, जब तक ये सेकुलर वर्ल्ड नहीं आया था, आपसे पूछें कि देश के बड़े मुस्लिमों का नाम बताइए तो किस फील्ड में उनके नाम थे? वो नाम होते थे उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद फैयुद्दीन डागर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनका अभी अभी देहांत हुआ। ये नाम थे जो मुस्लिम आइडेंटिटी के प्रतीक थे। अब आप आइए, और कौन थे? साहिद लुधियानवी, जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी, कैफी आजमी, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी। ये प्रतीक थे मुस्लिमों के, क्रिएटिविटी की प्रतीक थी। और विचार ये था, शायद आपने वो सुना हो, बड़ा फेमस गाना था नीलकमल फिल्म का कि ओ रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। ये किसने लिखा है? साहिद लुधियानवी ने, जो मुसलमान भी थे और कम्युनिस्ट भी थे। आज साहब कम्युनिस्ट भी उनके ऊपर दावा कर देते कि तूने भगवान का भजन कैसे लिख दिया, तू तो नास्तिक होना चाहिए। और मुस्लिम तो पता चला फतवा जारी कर देते। अब 76 के बाद आइए, अब इस्लाम के प्रतीक पिछले मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन माना जाने लगा? हाजी मस्तान, अबू सलेम, छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम, जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी। क्या है भाई? सोचिए। मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं, इस सेकुलर वर्ल्ड ने आपकी पहचान को कहां से और कहां तक पहुंचा दिया है। इसलिए उनके लिए एक लाइन जो गालिब का शेर था, उसमें थोड़ा मतलब उससे प्रेरित होकर कहना चाहता हूं कि मरीज़े सेकुलर सियासत पे लानत खुदा की,
मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। जी, आप ये कहते रहे कि हम मुसलमानों की स्थिति सुधारेंगे, स्थिति बद से बदतर होती है। जी, लेकिन एक मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जब संवैधानिक यात्रा की हम बात कर रहे हैं तो उस यात्रा में 370 अनुच्छेद का जम्मू कश्मीर से हटना और उसके बाद 2024 में चुनाव होना, इसको आप लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2024 में चूंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, पहली बार जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के पूरे प्रावधानों के अनुरूप चुनाव हुए, केवल और केवल भारत के झंडे के तहत चुनाव हुए। तो हम ये कह सकते हैं, यानी यह पहला चुनाव था जिसमें कश्मीर का झंडा जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं थी, कश्मीर में स्पेशल प्रोविज़न जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं थी। तो भारत के पूर्ण लोकतंत्र की संपूर्णता संवैधानिक दृष्टि से इस 2024 में प्राप्त हुई। कश्मीर का चुनाव उसका प्रमाण है। और 62% से 60-62% पोलिंग हुई। किसी ज़माने में बताइए, तमाम सीटें तो बगैर कॉन्टेस्ट किए हुए जीत जाती थी, और कुछ कुछ क्षेत्रों में 70-70% पोलिंग हुई। बताइए, वो लाल चौक जहां 1989 से 88 से 98 तक राज्यपाल भी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को भी झंडा नहीं फहरा सकते थे, उस लाल चौक पे आप सबने देखा रात तक चुनाव प्रचार चल रहा था। डल लेक के ऊपर कितने कार्यक्रम टीवी चैनल्स ने किए। तो मैं कह सकता हूं कि भारत की संवैधानिक यात्रा में लोकतंत्र की संपूर्णता तक पहुंचाने का कार्य 2024 में हुआ जी, और जम्मू कश्मीर के द्वारा धारा 370 हटने के बाद। जी, और आखिरी बात ये जानना आपसे चाहूंगा मैं, क्योंकि जब हम संविधान की बात करते हैं और उसका जो पहला वाक्य है, हम भारत के लोग, इससे क्या तात्पर्य है, क्या संदेश है आज के संदर्भ में? दो चीजें हैं जी। अक्सर तो कहा जाता है देश देशी नहीं था, तो भारत तो कभी देशी नहीं था, ये विदेशी मानसिकता है। और हम सब आपस में अलग अलग हैं, बटे हुए हैं। तो हम ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि ये देश वो है। आज भी आप पूजा करते हैं, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे वर्ड बोला जाता है। ये देश अनादिकाल से है, जिसके लिए कहा गया है उत्तरम यद समुद्रस्य दक्षिणम च हिमाद्रिभिः वर्षम यद भारत नाम भारतीयस्य संतति। यानी जो हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में है, उस देश को भारतवर्ष कहते थे। हमारी परिभाषाओं में आसेतु हिमाचल शब्द है। आसेतु मतलब राम सेतु से लेके और हिमाचल तक, और बहुत ही मतलब अनेक स्तरों के ऊपर है इस देश की ज्योग्राफिकल कोनोटेशंस का उल्लेख है। अगर उसमें इंडिया दैट इज़ भारत कहा गया है तो भारत का उल्लेख मैंने बताया, और इंडिया वर्ड खुद ही ज्योग्राफिकल कोनोटेशन का था। तो हमें सिर्फ ये समझना चाहिए हम उस देश के लोग हैं कि आज हम आबादी के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश बन गए हैं, ये तो सबको पता है जी। और यंग पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे बड़े देश हैं। तो वी आर द बिगेस्ट एंड द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? नो, दिस इज हाफ ट्रूथ। द फुल ट्रूथ इज वी आर द बिगेस्ट कंट्री, वी आर द यंगेस्ट कंट्री एंड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। इजिप्ट की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, चाइना की सभ्यता आज कहां गई? लिविंग कहीं नहीं है, समाप्त हो गई, खत्म। वो इतिहास की किताबों में है, हम लिविंग सिविलाइजेशन है। अगर अग्नि के फेरे लेकर 1000 साल पहले शादी होती थी तो आज भी भारत का हर परिवार अग्नि के 7 फेरे लेकर उसी ढंग से विवाह करता है। ये जीवित सिविलाइजेशन है। और जो संकल्प पति पत्नी एक दूसरे से लेते थे कि जीवन भर संबंध निभाएंगे, आज भी वही संबंध निभाया जाता है। ये जीवित सिविलाइजेशन है। तो इसलिए वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन एंशिएंट वर्ल्ड। हम भारत के वो लोग हैं। और यह बात जो मैंने संसद में बोली थी, पुनः कहना चाहूँगा, किसी को कैसी भी लगे, अटपटी लगे, रिपीट करना चाहता हूँ। इस भारत के बारे में दुनिया की सोच जानते हैं क्या थी? एंशिएंट चाइनीज में भारत का नाम जानते हैं क्या है? जी। वो है टियानजू, TINZHU। चाइनीज भाषा में जऊ शब्द जो है वो सेंटर के लिए प्रयोग होता है, जैसे अपने आप पुर है, कानपुर, नागपुर, जयपुर। और TIAN, टियान वर्ड को आप विकिपीडिया मत जाइएगा, वहां तो मैनिपुलेशन कर रखा है। आप चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाइए और TIAN, टियान का मीनिंग देखिए तो उसका अर्थ है स्वर्ग। टियानजू मीन स्वर्ग का केंद्र। जापान में कहते हैं टेंजुक, मतलब सेंटर ऑफ द हेवन। और अरब में जितने बड़े बड़े हिस्टोरियंस हुए 8वीं 10वीं शताब्दी में, इब्न असीर, इब्न तबरी, इब्न खलदूम, उन्होंने ये लिखा है कि व्हेन आई लुक टू इंडिया ए कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज इज फेल्ट इन अस। ज्ञान का केंद्र बन के उभर के सामने आता था।
चाइनीज ट्रेवलर वेनसोंग ने लिखा सी यू की जर्नी टू द वेस्ट, क्योंकि वहाँ कहावत है कि नॉलेज कम्स फ्रॉम द वेस्ट। मैंने एक जगह पढ़ा था एक स्पीच में कि चेयरमैन माओ जब पहली बार नेहरू से मिले तो माओ ने कहा कि यू नो व्हाट इज द एंशिएंट बिलीफ इन अवर कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री। तो नेहरू जी ने कहा क्या? अब ये माओ से तुंग चाइना के प्रीमियर कह रहे हैं नेहरू से कि इन आवर कंट्री द एंशिएंट बिलीव इज दैट इफ समबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ही हैज टू बी बॉर्न इन इंडिया। ये देश था। आप सोचिए, हम वो देश हैं, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या कहा गया? गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु भवंति भूयः पुरुषासुरत्वात्। अर्थात वो भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, क्योंकि देवता रहने के बाद, हजारों वर्ष तक देवताओं के रूप में रहने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म पाने को लालायित रहते हैं, चूंकि यह मोक्ष भूमि है। इसीलिए आर्थर शोपेनहावर जो जर्मन फिलॉसफर है जिसने उपनिषदों का जर्मन में ट्रांसलेशन किया, उसने कहा उपनिषदिक फिलॉसफी द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। हम वो देश हैं। और आज कोई कहेगा भाई पुरानी बातें सुना दी, आगे क्या है? तो आज मैं जहां से शुरू किया था वहीं समाप्त कर रहा हूं। मोस्ट एडवांस क्वांटम कंप्यूटर चिप विलो बनाने वाली कंपनी गूगल का चीफ सुंदर पिचाई इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट का चीफ सत्या नडेला इंडियन है। पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई इंडियन है। मास्टर कार्ड और सिटी बैंक का चीफ पहले इंडियन रह चुके हैं। अजय बंगा जो कि अब वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं। आपको पता है प्रीडेटर ड्रोन बनाने वाली जनरल एटॉमिक्स का चीफ विवेक लाल इंडियन है। तो हमने बहुत एडवांस लेवल पे साइंस में भी आगे आगे बढ़े हैं। लेकिन सुधांशु जी, ये बात ठीक है कि बहुत उपलब्धियां, बहुत तरक्की देश ने की है इन 75 वर्षों में, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी आता है, जो चुनौतियों की बात मैं एक आपसे जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि आज अच्छी शिक्षा की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो, गरीबी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, परिवारवाद की बात हो, ये ऐसी चुनौतियाँ हैं जो हमारे सामने खड़ी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि 4 C जो है ना, एक करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, कास्टिज्म और कम्युनल पॉलिटिक्स, इन्होंने देश को बहुत नुकसान किया है। और भारत की नैसर्गिक ग्रोथ में अगर बाधा बन के खड़े हैं तो ये 4 चीज़ें हैं। और अफसोस की बात यह है, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, मगर भारत में विपक्ष की पार्टियां इन्हीं 4 C के बेस पर ही दोबारा सत्ता चाहती हैं। फिर मैं कहना चाहता हूँ, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, कास्टिज्म और कम्युनल पॉलिटिक्स। जो आपने कहा, इन चारों चीज़ों से मुक्त होकर सही दिशा में भारत तब जा पाएगा जब इस अमृतकाल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 प्रण दिए थे, मैं वो दोबारा स्मरण कराना चाहता हूँ। नंबर 1, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। नंबर 2, उसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। नंबर 3, उसके लिए अपनी विरासत पे गर्व करना है। नंबर 4, उसके लिए कर्तव्य करना है। और नंबर 5, कर्तव्य हमको सामूहिक करना है। तो आप आश्वस्त रहिए, एक स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है। तो इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि गौरवशाली था भूत, यानी पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमसे बात करने के लिए, क्योंकि मुद्दे तो बहुत थे चर्चा करने के लिए, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.